हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम। आज हम लोग जब मिले हैं यहाँ पे, तो आज हम लोग एक चैप्टर को रिवाइज करने के लिए मिले हैं और उस चैप्टर का नाम है, जो कि आप स्क्रीन के सामने देख पा रहे हो, कॉम्पोजिशन स्कीम। मेरा टारगेट आज का यही रहेगा कि मैं इस पूरे चैप्टर को आपको 1.5 आवर के अंदर में पूरा रिवाइज करके अच्छे से दे दूं और आपको इस चैप्टर के अंदर में उसके बाद में कोई भी डाउट नहीं बचे। मेरा यही पूरा का पूरा आज मोटिव रहने वाला है। तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम क्या है? कॉम्पोजिशन स्कीम। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में कुछ एक्सप्लेन नहीं करने वाला, बट ऐसा भी नहीं होगा कि मैं भागूंगा और ऐसे ही उड़ाऊंगा, भगाया भगाया वाला स्कीम में नहीं। मैं आपको उतना समझा दूंगा और इस तरीके से समझा दूंगा कि आपको ये चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। हो सकता है मेरी स्पीड यहाँ पे थोड़ी ज्यादा हो, आप लोग प्लीज मैनेज करना, क्योंकि हमें ये एग्जाम बहुत पास में, हमारे कुछ ही दिन बाकी है और हमें ये पूरा चैप्टर रिवाइज करना है 1.5 घंटा के अंदर अंदर। तो हम लोग चालू करते हैं। व्हाट इज, सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है? व्हाट इज कॉम्पोजिशन स्कीम। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं कि कॉम्पोजिशन स्कीम होता क्या है। तो हम लोग को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये जो कॉम्पोजिशन स्कीम है, ये किसके लिए लाया गया था, ये क्यों लाया गया था। ये कॉम्पोजिशन स्कीम जो है, ये लाया गया था हमारे ये लाया गया था हमारे किसके लिए? स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए। समझना, पहली बात, ये जो कॉम्पोजिशन स्कीम है ना, ये किसके लिए लाया गया था? ये स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए लाया गया था। ये स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए लाया गया था। और स्मॉल टैक्स पेयर्स कौन होते हैं? कौन होते हैं स्मॉल टैक्स पेयर्स जिसके लिए ये स्कीम लाया गया था? स्मॉल टैक्स पेयर्स वो होते हैं जिसको हम लोग डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्नओवर। अब बेसिस ऑफ देयर टर्नओवर मतलब अगर कोई पर्सन सिर्फ और सिर्फ गुड्स में डील करता है और उसका पिछले साल का टर्नओवर 1.5 करोड़ या 75 लाख मतलब 75 लाख तक है, तो उसको हम लोग क्या मानेंगे? स्मॉल टैक्स पेयर। और अगर कोई पर्सन सर्विस में डील करता है और उसका पिछले साल का टर्नओवर 50 लाख तक है, तो ये पर्संस वो होते हैं जिनको हम लोग स्मॉल टैक्स पेयर बोलते हैं। और ये लोग कौन होते हैं? ये लोग एलिजिबल होते हैं टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। ये लोग एलिजिबल होते हैं टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। ठीक है, अच्छा, कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए ये लोग क्या होते हैं? मैंने बोला अभी एलिजिबल होते हैं। बट एक चीज याद रखना, ये जो कॉम्पोजिशन स्कीम है ना, ये एक ऑल्टरनेटिव मेथड है। ये ऑल्टरनेटिव मेथड किसका है? ये ऑल्टरनेटिव किसका है? नॉर्मल स्कीम का। मतलब जो जीएसटी में नॉर्मल स्कीम चले आ रही है, ये उसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड होता है टैक्स लायबिलिटी का, मतलब टैक्स लगाने का ये ऑल्टरनेटिव मेथड होता है। किसका? टैक्स लगाने का ये ऑल्टरनेटिव मेथड होता है, जिसमें हम लोग किसके ऊपर टैक्स लगाते हैं? स्मॉल टैक्स पेयर्स के ऊपर में लगाते हैं। और उनको हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं कि वो लोग छोटे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ये टर्नओवर कौन सा टर्नओवर देखते हैं हम लोग? टर्नओवर देखते हैं उनका ये ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का। और उस बेसिस पे हम लोग बोलते हैं इनको कि अगर आप स्मॉल की डेफिनेशन में फॉल कर रहे हो, ये सब सेटिस्फाई कर दिए, तो आप चाहो तो करंट फाइनेंशियल ईयर में, अगर ये लोग ये सेटिस्फाई कर देते हैं, तो ये लोग चाहे तो करंट फाइनेंशियल ईयर में ऑप्ट कर सकते हैं फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। ठीक है, ये समझ में आया यहाँ तक? तो अब हम लोग यहाँ पे जल्दी जल्दी रीड करते हैं। Composition levy is an alternative method of levy of tax designed for small taxpayer। यही तो मैंने बताया ना कि composition levy क्या होता है? ये एक alternative method है, जो कि alternative किसका है? नॉर्मल स्कीम का, जो कि डिजाइन किया जाता है टैक्स लगाने का। ये उसका ऑल्टरनेटिव मेथड है जिसमें हम लोग टैक्स किसके ऊपर में लगाते हैं? स्मॉल टैक्स पेयर्स के ऊपर में लगाते हैं। ठीक है, एवरीथिंग क्लियर यहाँ पे? और स्मॉल टैक्स पेयर्स का डेफिनेशन, जो क्राइटेरिया है, जिसको जैसे कैसे डिटरमाइन करते हैं कि ये स्मॉल है या नहीं है, वो कैसे डिटरमाइन करते हैं हम लोग? ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्नओवर। कैसे डिटरमाइन करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्नओवर। ठीक है, अगर टर्नओवर उनका गुड्स में डील करते हैं तो 1.5 करोड़ होना चाहिए, और 75 लाख इन केस ऑफ स्पेसिफाइड स्टेट, और सर्विस में करते हैं तो 50 लाख होना चाहिए। अगर इसमें फॉल करते हैं तो ही आप एलिजिबल होते हैं ऑप्ट करने के कॉम्पोजिशन स्कीम को। ठीक है, पहला पॉइंट। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक बार जल्दी से रीड कर लेते हैं। द कॉम्पोजिशन लेवी इज एन ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ लेवी ऑफ टैक्स डिजाइन फॉर स्मॉल टैक्स पेयर whose turnover is up to prescribed limit। prescribed limit क्या है? गुड्स के केस में 15 करोड़ और 75 लाख, यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया, और 50 लाख इन केस ऑफ सर्विसेज। ठीक है, एन एलिजिबल पर्सन, अगर ये चीज सेटिस्फाई कर दे तो आप क्या बन जाते हो? एक एलिजिबल पर्सन। ठीक है, opting to pay tax under the composition scheme cell instead of paying tax on every invoice at the specified date,
पे टैक्स एट अ प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज ऑन हिज टर्नओवर। मतलब क्या हुआ, अगर आप एक बार एलिजिबल बन जाते हो तो आपको अपने हर इनवॉइस पे टैक्स पे नहीं करना है। तो आपको अपने हर इनवॉइस पे टैक्स पे नहीं करना है मतलब क्या हुआ कि सपोज आपने एक सेल किया किसी मिस्टर ए को, कितने रुपए का किया, 2000 रुपए का किया, तो इस पे आपका जीएसटी सपोज 180 रुपए का आ रहा है। तो आपको ये हर इनवॉइस बेसिस पे पे नहीं करना है टैक्स, आपको क्या करना है, पूरे साल का आपका टर्नओवर कैलकुलेट कर लो, और टर्नओवर कैलकुलेट करने के बाद में हम आपको एक रेट देंगे, वो रेट लगा लेना आप अपने टर्नओवर पे, और उसके बाद जो लगाने के बाद अमाउंट आएगा उसको आप हम लोग को पे कर देना। तो यही बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। एडवांटेजेस क्या होता है यहाँ पे कॉम्पोजिशन स्कीम लेने का, और डिसएडवांटेजेस क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी बताता हूँ। एडवांटेजेस यही होता है, पहली बार हमारा कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि कॉस्ट रिड्यूस कैसे होता है, हमें कंप्लायंस कम करने पड़ते हैं। कंप्लायंस कम करने पड़ते मतलब शायद हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होता है उसको हायर नहीं करना पड़ेगा रिटर्न्स भरने के लिए, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो हमारा कंप्लायंस कॉस्ट कम हो जाता है, ठीक है। हमारी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, हमारे पास जो फंड्स होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। कैसे अवेलेबल होते हैं, अगर नॉर्मल स्कीम होती है, चलो आगे आएगा ही तब बताऊंगा, बस यहाँ पे ये समझ लो एक बार। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, टैक्स पेयर्स आर बार्ड फ्रॉम कैरिंग आउट इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन। मतलब क्या हुआ कि कोई भी पर्सन जो कि रजिस्टर्ड है कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर में, वो लोग इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई पर्सन रजिस्टर्ड है कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर में तो उसको आईटीसी भी नहीं देते हम लोग। अच्छा, ना वो आईटीसी ले सकता है ना आईटीसी किसी को पास ऑन कर सकता है। मतलब क्या हुआ, वो भी आगे नीचे जब हम लोग पढ़ रहे होंगे तब बताऊंगा। अच्छा, अभी तो मैंने जो बताया यहाँ पे आईसीआई क्या कुछ पॉइंट टेस्ट कर सकता है, नहीं कर सकता है। एमसीक्यू में भले ही कुछ कर सकता है मगर ऐसे नहीं कर सकता है। अभी हम लोग सेकंड टॉपिक पे आते हैं हमारे, जो कि है हमारा क्या, रेगुलर स्कीम वर्सेस कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी, कि क्या डिफरेंस, अगर ये चीज हमें समझ में आ जाता है ना कि रेगुलर स्कीम और कॉम्पोजिशन स्कीम में क्या डिफरेंस है, तो हम लोग इजीली क्या कर सकेंगे, हम लोग इजीली इस चैप्टर को बहुत कवर कर सकेंगे। तो सबसे पहले ये याद रखना, जब भी कोई पर्सन अगर रेगुलर स्कीम के अंदर में रजिस्टर्ड होता है तो वो कौन से सेक्शन से गवर्न किया जाता है, उसको सेक्शन 9 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट से गवर्न किया जाता है। उसको कौन से सेक्शन से गवर्न किया जाता है, सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट से गवर्न किया जाता है। और अगर कोई पर्सन कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड होता है तो उसको कौन से सेक्शन से गवर्न किया जाता है, सेक्शन 10 के हिसाब से गवर्न किया जाता है। एक चीज मैं आपको यहाँ पे एडिशनल बताना चाहूंगा कि जो जीएसटी सेस के बारे में पढ़ते हैं अपने कंपेंसेशन सेस, ठीक है, जीएसटी कंपेंसेशन सेस के बारे में पढ़ते हैं, वो रेगुलर स्कीम में तो लगता है हमारा, ये कौन से गुड्स पे लगता है, लग्जरी गुड्स पे, डीमेरिट गुड्स पे हम लोग ये कंपेंसेशन सेस लगाते हैं, है ना। तो ये अगर कोई पर्सन रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड है तो उसको ये देना पड़ता है, वो उस पे ये लगाएगा। बट अगर कोई पर्सन कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है तो सेस वाला, तो सेस उसके सेल पे नहीं लगता है, तो सेस उसके सेल पे नहीं लगता है, ठीक है। ये एक एडिशनल पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। दूसरा डिफरेंस क्या हुआ हमारा मीनिंग के हिसाब से, कि अगर कोई पर्सन रेगुलर स्कीम के अंडर में रजिस्टर्ड होता है तो वो क्या करता है, जो भी वो टैक्स पे करता है अपने परचेज के टाइम पे, उसको वो माइनस कर लेता है अपने सेल्स पे जो वो टैक्स कलेक्ट करता है उससे। मतलब क्या हुआ यहाँ पे समझते एक बार जल्दी से एक एग्जांपल के थ्रू में, और इससे मैं बहुत कुछ और आगे भी इस एग्जांपल को मैं रेफर करूंगा, ठीक है। ये एक पर्सन है जिसका नाम है कालीन भैया, ये एक पर्सन है जिसका नाम है कालीन भैया, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, ये कालीन भैया है तो ये मिर्जापुर वाले हैं, ये मिर्जापुर वाले हैं, तो ये क्या बनाते होंगे, कालीन बना के बेचते होंगे। कालीन बना के बेचते होंगे तो उससे पहले वो कालीन जब बनाएंगे तो उनको क्या चाहिए होगा, कुछ एक रॉ मटेरियल। तो वो रॉ मटेरियल समझो 1000 रुपए का खरीदते हैं और उस पे जीएसटी दे के आते हैं, कितने का, 500 रुपए का जीएसटी दे देते हैं। वो टोटल वो कितना पे किए, किसी को 1500 रुपए पे करके आते हैं वो रॉ मटेरियल बनाने के लिए, किसका, कौन सा रॉ मटेरियल खरीदने के लिए। अब वो क्या करते हैं, इसी रॉ मटेरियल से कालीन बनाते हैं, और कालीन बनाने के बाद बेच देते हैं 2000 रुपए में। किसको बेच देते हैं, सपोज गुड्डू भैया, किसको बेच दे रहे हैं, गुड्डू भैया, ठीक है। तो गुड्डू भैया को बेच दे रहे हैं और इस पे वो जीएसटी कलेक्ट कर लेते हैं गुड्डू भैया से, कितना, 1000 रुपए का। तो टोटल वो कितना रुपया कलेक्ट कर लिए गुड्डू भैया से, 3000 रुपए का। तो अब कालीन भैया अगर रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड है, हम लोग मान लेते हैं ये रजिस्टर्ड है अगर नॉर्मल स्कीम मतलब रेगुलर स्कीम के अंडर में, तो वो क्या करते, जो वो टैक्स पे किए हैं ऑन द परचेज, मतलब कौन सा टैक्स वो पे किए थे ऑन द परचेज टाइम पे, वो कौन सा टैक्स पे किए थे, ये 500 रुपया का। तो इसको ये क्या करेंगे, इसको ये क्लेम कर लेंगे अपना एज इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब क्या हुआ,
कोई भी टैक्स अगर जो हम लोग पे करते हैं एट द टाइम ऑफ परचेज, उसे हम लोग नाम देते हैं इनपुट टैक्स। मतलब इनपुट मतलब क्या होता है, जो हमारे पास आता है, जो आता है उसको बोलते हैं इनपुट। तो इनपुट पे लगा हुआ टैक्स जो होता है उसे बोलते हैं इनपुट टैक्स, और उसको जब हम लोग क्लेम करते हैं तो उसे बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्रेडिट मतलब जब भी आप हम लोग सेल करेंगे इसके बनाया हुआ कोई सामान, तो उसके सेल पे जो जीएसटी होगा उसमें से हम लोग इस इनपुट टैक्स क्रेडिट को माइनस कर देंगे, और जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वही हमें सरकार को पे करना पड़ता है। जैसे मैं आपको अभी समझा देता हूं, समझना। ये कालीन भैया अब क्या करेंगे, सरकार को 1000 रुपए जो इन्होंने जीएसटी का कलेक्ट किया उसमें से ये क्या करेंगे, 500 रुपए माइनस कर देंगे एज आईटीसी, जो इन्होंने ऑलरेडी सरकार को दे चुका है। तो ये नहीं देंगे सरकार को, तो खाली ये कितना देंगे, 500 रुपए सरकार को पे कर देंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो कालीन भैया अगर नॉर्मल स्कीम में रजिस्टर्ड होते तो वो क्या करते हैं, वो जो अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आई है, इसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में से अपना इनपुट टैक्स माइनस कर देते और जो रिमेनिंग अमाउंट होता है वो सरकार को पे कर देते हैं। ठीक है, वेयर अगर यही कॉम्पोजिशन स्कीम में कालीन भैया अगर रजिस्टर्ड होते, समझो इसी एग्जांपल को, अगर इसको मैं नॉर्मल स्कीम नहीं मान के अगर इसको मैं मानूं ये कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है, तो सबसे पहली बात जो हमें ध्यान में रखनी होगी, कालीन भैया को इसका आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई भी इनपुट पे जो लगा हुआ टैक्स है उसका आईटीसी कालीन भैया को नहीं मिलेगा एट द टाइम ऑफ सेल। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि कालीन भैया को एलिजिबल ही नहीं होते एट द टाइम ऑफ सेल जीएसटी कलेक्ट करने के लिए कस्टमर से। मतलब कालीन भैया जब सामान बेच रहे होंगे, अगर कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है तो गुड्डू भैया, तो वो यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये यहाँ पे जीएसटी चार्ज कर ही नहीं सकते, वो सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपए लेंगे गुड्डू भैया से। मतलब क्या हुआ कि कालीन भैया जो भी पूरे साल में सेल करते हैं उसको तो एक जगह पे लिख लेते हैं और उसको साल के अंत में टोटल कर लेते हैं। सपोज वो टोटल आया 120 लाख, तो वो टोटल कर लिए और उस पे जीएसटी डिपार्टमेंट ने एक रेट बता रखा है हमें कि ये रेट चढ़ा दो उस पे, सपोज वो 1% है वो चढ़ा देते, और जो अमाउंट आएगा वो चढ़ाने के बाद वो कालीन भैया अपनी खुद की जेब से सरकार को पेमेंट करते हैं। मतलब वो गुड्डू भैया से कलेक्ट करके पेमेंट नहीं करेंगे, वो अपने पूरे साल के टर्नओवर को कैलकुलेट करेंगे और उस पे कॉम्पोजिशन टैक्स रेट लगाने के बाद में जो अमाउंट आएगा उसको पे कर देंगे सरकार को अपनी खुद की जेब से। अच्छा, ना वो आईटीसी ले सकते हैं ना वो गुड्डू भैया को आईटीसी दे सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखना। एक और पॉइंट याद रखना, कालीन भैया अगर नॉर्मल स्कीम में रजिस्टर्ड होते तो जो ये पूरा का पूरा कार्यक्रम वो कर रहे हैं 2000, 1000 और 3000, ये एक डॉक्यूमेंट में दिखाना पड़ता है। उस डॉक्यूमेंट का नाम होता है टैक्स इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस। और अगर कालीन भैया कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड होते हैं जहां पे खाली वो 2000 रुपए दिखाते हैं, तो उसमें एक डॉक्यूमेंट इशू करते हैं, उसको नाम देते हैं हम लोग बिल ऑफ सप्लाई। क्या नाम देते हैं, बिल ऑफ सप्लाई। ठीक है, अब आओ, यहां से मैंने बहुत कुछ समझा दिया, इसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे पॉइंट यूं ही जल्दी जल्दी कवर करते हुए चलेंगे। जीएसटी इज पेड ऑन द टर्नओवर आफ्टर एडजस्टिंग आईटीसी इन केस ऑफ नॉर्मल स्कीम। ये समझ में आ गया कि जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी होती है उसमें से हम लोग अपना इनपुट टैक्स लायबिलिटी माइनस कर देते हैं और जो रिमेनिंग अमाउंट होता है हमारा उसको हम लोग पे कर देते हैं किसके अंदर में, रेगुलर स्कीम के अंदर में। वेयर एज अगर हम लोग कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अ फिक्स्ड रेट ऑफ जीएसटी इज पेड ऑन द टर्नओवर विदाउट एडजस्टिंग आईटीसी। मतलब कि हम लोग पूरे साल का टर्नओवर एक जगह निकालते हैं और उस पे एक फिक्स रेट लगा देते हैं, और फिक्स रेट लगाने के जो अमाउंट आएगा उसको हम लोग पे कर देते हैं सरकार को। इसमें से हम लोग आईटीसी का बेनिफिट नहीं ले सकते, यही बोल रहा है हमें। ठीक है, से अगर आप नॉर्मल स्कीम में रजिस्टर्ड होते हो तो नॉर्मल स्कीम वालों आपके ऊपर में किसी भी प्रकार का ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया है कि आप इंटर नहीं कर सकते या इंट्रा नहीं कर सकते। आप चाहो तो इंटर करो, आप चाहो तो इंटर स्टेट सेल करो। बट अगर आप अगर कोई पर्सन कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है तो आपके ऊपर में रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है, आप सिर्फ और सिर्फ इंटर स्टेट सप्लाई करोगे। मतलब आप सिर्फ और सिर्फ विद इन स्टेट करोगे, आप सिर्फ और सिर्फ विद इन स्टेट सप्लाई करोगे। मतलब आप सिर्फ और सिर्फ विद इन स्टेट सेल करोगे, आउटसाइड द स्टेट नहीं करोगे। मतलब अगर आप वेस्ट बंगाल में हो तो आप वेस्ट बंगाल टू वेस्ट बंगाल ही करोगे, अगर आप वेस्ट बंगाल में हो तो आप वेस्ट बंगाल से झारखंड नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपका दायरा सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल तक ही सीमित रहेगा। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि सेल के टाइम पे कॉम्पोजिशन पर्सन को ये ध्यान में रखना होगा कि वो सेल सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल के अंदर कर रहा हो, वेस्ट बंगाल के बाहर नहीं कर रहा हो। मगर
क्या इसका मतलब ये भी हुआ कि जो वो परचेज करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल से करेगा और वेस्ट बंगाल के बाहर से नहीं कर सकता? नहीं, इसका ऐसा मतलब एकदम भी नहीं हुआ। वो चाहे तो वेस्ट बंगाल से परचेज करे, वो चाहे तो झारखंड से करे, वो चाहे तो जम्मू कश्मीर से करे, वो चाहे तो यूपी से करे, वो कहीं से भी परचेज कर सकता है। परचेज पे ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई है, सिर्फ सेल पे लगाई गई है। तो यही देखो नोट में हमने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? Taxpayer registered under composition scheme can purchase goods or service from outside state, but cannot sell goods or services, outside the state। ठीक है। आईटीसी, अगर कोई पर्सन नॉर्मल स्कीम के अंडर में रजिस्टर्ड होता है तो वो क्या कर सकता है? आईटीसी अवेल कर सकता है। और अगर वो सामने वाला पर्सन जिसको बेच रहा है वो रजिस्टर्ड पर्सन को बेच रहा है तो वो उसको आईटीसी का बेनिफिट पास ऑन भी कर सकता है। बट अगर कोई पर्सन कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर में रजिस्टर्ड होता है तो वो आईटीसी ना ही ले सकता है और ना ही आईटीसी दे सकता है। ना आना ना जाना, मतलब ना आईटीसी का आना होगा ना आईटीसी का जाना होगा। क्यों नहीं आना जाना कर सकता? क्योंकि उसने क्या लिया हुआ है? कॉम्पोजिशन स्कीम लिया हुआ है। इसका भी लॉजिक मैं समझाता कि क्यों ऐसा बंद किया है, ठीक है, मगर रेगुलर क्लास में मैं पक्का समझाता। अभी अगर अपनी रिवीजन कर रहे हो मैं वो समझाऊंगा तो थोड़ा ज्यादा लंबा चला जाएगा, बट स्टिल अगर टाइम बचा और थोड़ा सा मेरे को लगा कि हाँ जरूरत है तो मैं ये समझा दूंगा आगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखना, हम लोग आगे पढ़े थे पहले अपने चैप्टर्स में, आगे के चैप्टर्स में, कि जब हम लोग देखते हैं कि नेचर ऑफ सप्लाई वगैरह डिटरमिन करते हैं कि इंटर है या इंट्रा है, तो हम लोग बोले उसमें बहुत कुछ पढ़ रहे थे कि कुछ कुछ चीजों को हम लोग इंटर स्टेट मानते हैं। कब मानते हैं हम लोग कुछ कुछ चीजों को इंटर स्टेट? सपोज अगर आप वेस्ट बंगाल टू वेस्ट बंगाल से सामान भेजते हो यूपी में, तो ऐसे ट्रांजेक्शन को हम लोग इंटर स्टेट सप्लाई बोलते हैं। दूसरा, अगर आप सप्लाई करते हो किसी टूरिस्ट को, अगर आप सामान बेच रहे हो किसी टूरिस्ट को, तो इसको भी हम लोग इंटर स्टेट बोलते हैं। अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? इंटर स्टेट सप्लाई बोलते हैं। अगर आप एसईजेड को या एसईजेड यूनिट या एसईजेड डेवलपर को सामान देते हो तो उसको भी हम लोग इंटर स्टेट सप्लाई ही मानते हैं। ये चीज हम लोग आगे पढ़े थे, है ना। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि अगर कोई पर्सन कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर में रजिस्टर है और अगर चाहे वो फिर किसी एसईजेड यूनिट को या एसईजेड डेवलपर जो कि वेस्ट बंगाल टू वेस्ट बंगाल के अंदर ही क्यों ना हो, अगर उसको भी अगर सामान दे रहा है तो वो इंटर स्टेट मानेंगे एज पर प्रीवियस कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़ के आए हैं। और इंटर स्टेट इनको कॉम्पोजिशन को अलाउड नहीं होता, इसलिए वो ये नहीं कर सकता। इन शॉर्ट, कोई भी कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड पर्सन एसईजेड यूनिट और एसईजेड डेवलपर पर्संस को सेल नहीं कर सकता है। रिटर्न्स, अगर हम लोग रिटर्न की बात करें तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं नॉर्मल स्कीम की, तो नॉर्मल स्कीम में क्या होता है? हमें पूरे साल में एक एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है, मंथली 12 रिटर्न फाइल करना पड़ता है और जीएसटीआर1 भी 12 करना पड़ता है हमें। तो हमें टोटल यहाँ पे कम से कम 25 रिटर्न लगानी पड़ती है। Whereas अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ कॉम्पोजिशन स्कीम के बारे में बात करें तो एक एनुअल रिटर्न होती है और क्वार्टरली रिटर्न हमारी 4 जाती है, तो टोटल 5 रिटर्न जाती है। मतलब हमारा यहाँ पे देखो कंप्लायंस कितना कम हो गया। अगर हमारा कंप्लायंस कम हो गया और अगर हम लोग स्मॉल टैक्स पेयर है तो हमें तो यही चाहिए था ना कि हम लोग अपना मेजॉरिटी समय कहाँ दे सके, हम लोग अपने धंधे में दे सके। ये नहीं कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ जीएसटी के कंप्लायंस में ही लगे रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे कंप्लायंस का फॉर्मेलिटीज भी हमारी कम हो गई। दूसरी बात, अगर आप रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड हो तो आपके पास में किसी भी तरीके की ऐसी रोक टोक नहीं है कि आप यही सर्विस सप्लाई कर सकते हो, आगे सर्विस सप्लाई कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, ऐसा कोई रोक टोक नहीं है। बट अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर में रजिस्टर्ड हो तो आप सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड सर्विसेज ही दे सकते हो। मैंने आपको ये भी बताया था अभी जब वो डायग्राम समझा रहा था कि नॉर्मल स्कीम वाले जो एक डॉक्यूमेंट इशू करते हैं उसे बोलते हैं टैक्स इनवॉइस, और जो कॉम्पोजिशन स्कीम वाले करते हैं उसे बोलते हैं बिल ऑफ सप्लाई। नॉर्मल स्कीम में 4 तरीके की रेट होती है जो कि होती है 5, 12, 18, 28, और कॉम्पोजिशन स्कीम में होती है 1, 5 और 6% की रेट। अच्छा, अगर आप नॉर्मल स्कीम में रजिस्टर्ड होते हैं तो आपको अपने गुड्स और सर्विसेज को क्लासिफाई करना पड़ता है, बट अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में तो आपको क्लासिफिकेशन ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। ये क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी होता है? अलग अलग गुड्स का अलग अलग रेट होता है। हो सकता है अगर आप कार खरीद रहे हो तो 28% की रेट है, हो सकता है अगर आप कोई लैपटॉप खरीद रहे हो तो उस पर 12% की रेट है। तो इसीलिए आपको अपने गुड्स को क्लासिफाई करना पड़ता है। बट अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में हो तो ऐसा कुछ क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं है। क्यों नहीं है यहाँ पे ऐसा कुछ क्राइटेरिया? क्योंकि अगर हम लोग गुड्स कर रहे हैं या सर्विस दे रहे हैं, हमें इससे कुछ मतलब ही नहीं है। हमें तो क्या करना है, साल के अंत में हमारा टोटल टर्नओवर कैलकुलेट करना है और उस पर एक परसेंटेज लगा के वो अमाउंट ऑफ टैक्स सरकार को दे देना है।
अच्छा, अगर आप नॉर्मल स्कीम में रजिस्टर्ड होते हो तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी को लिख लेते हैं 1000 रुपए सपोज, और उसमें से अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट को माइनस करते हैं, सपोज 500 रुपया आया है वो, और उसके बाद में जो रिमेनिंग अमाउंट होती है उसको पे करते हैं, है ना। तो ये जो रिमेनिंग, सबसे पहले हम लोग अपने क्या यूटिलाइज करते हैं अपनी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए, क्रेडिट। तो वो क्रेडिट के जो इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये कौन से लेजर में दिखती है, हमारी ई क्रेडिट लेजर में। तो हम लोग पेमेंट या तो नॉर्मल स्कीम में ई क्रेडिट लेजर से कर सकते हैं अगर वो सफिशिएंट है पूरा का पूरा पे करने में तो, और अगर नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो रिमेनिंग अमाउंट है इसको पे कर देते हैं थ्रू ई कैश लेजर, ठीक है। बट अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड हो तो आपको पूरी की पूरी टैक्स लायबिलिटी अपनी डिस्चार्ज करनी पड़ेगी कैश लेजर के थ्रू, आपको क्रेडिट लेजर के थ्रू नहीं कर सकते। आपको क्रेडिट तो मिलता ही नहीं है, तो क्रेडिट नहीं मिलता तो आपको पूरा का पूरा किससे करना होगा, कैश लेजर के थ्रू करना होगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया सबको। तो हम लोग अपने नए दूसरे टॉपिक, तीसरे टॉपिक की तरफ में बढ़ते हैं कि हु कैन ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। ये याद रखना कि कौन ऐसा पर्सन होता है जो कि कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकता है। पहली बात, कोई भी ऐसा पर्सन, मैं बोलूंगा इसको रजिस्टर्ड पर्सन, कोई भी ऐसा पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन बोल लूं या फिर एलिजिबल पर्सन बोल लूं, जिसका एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर शैल नॉट एक्सीड द थ्रेशोल्ड लिमिट कैन ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर द कॉम्पोजिशन स्कीम। मतलब क्या बोला जा रहा है समझना, कि कोई भी ऐसा पर्सन जिसका पिछले साल का टर्नओवर एक प्रिस्क्राइब परसेंटेज, प्रिस्क्राइब टर्नओवर के अंदर अगर होता है तो ही वो क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर। तो वो प्रिस्क्राइब परसेंटेज क्या है समझना। अगर गुड्स है, मैंने यहां ऊपर भी बताया था आप लोग को, है ना, देखो कहां गया ये रहा, चलो हटाओ, वो थोड़ा घिचपिच हो गया, मैं आपको वापस बता देता हूं यहां पे, ठीक है। अगर सपोज ये एक पर्सन है, ठीक है, ये कौन है, ये है हमारे गुड्डू भैया, ठीक है, ये गुड्डू भैया है। ये क्या करते हैं, ये चाहते हैं कि ये फाइनेंशियल ईयर 23-24 में कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम लेना चाहते हैं। तो ये क्या करना चाहते हैं, फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर में कॉम्पोजिशन स्कीम लेना चाहते हैं, फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर में कॉम्पोजिशन स्कीम लेना चाहते हैं। अब अगर इनको इस फाइनेंशियल ईयर में कॉम्पोजिशन स्कीम चाहिए ना, तो इसके लिए ये क्या करेंगे, फाइनेंशियल ईयर जो इसके पिछला वाला फाइनेंशियल ईयर था वो कौन सा हुआ, 22-23, वेरी गुड। इस फाइनेंशियल ईयर में अपना टोटल टर्नओवर चेक करेंगे, क्या करेंगे, टोटल टर्नओवर चेक करेंगे, और टोटल टर्नओवर चेक करके देखेंगे कि इनका जो टोटल टर्नओवर है वो प्रिस्क्राइब थ्रेशोल्ड लिमिट के अंडर में है या नहीं है। अगर है तो ये ऑप्ट कर सकते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम, ये ऑप्ट कर सकते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम। अगर नहीं है तो ये ऑप्ट नहीं कर सकते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर में। अब प्रिस्क्राइब थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है तो समझना, यहाँ पे प्रिस्क्राइब थ्रेशोल्ड लिमिट अगर गुड्स की बात करता हूं मैं तो वो है 1.5 CR या फिर 75 लाख। 1.5 CR किसके लिए है और 75 लाख किसके लिए है, ये मैं अभी नोट्स को रेफर कराऊंगा तब बता दूंगा। और अगर सर्विस का केस है तो थ्रेशोल्ड लिमिट है हमारी क्या, 50 लाख, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि कौन पर्सन एलिजिबल होता है कॉम्पोजिशन स्कीम लेने के लिए, कोई भी ऐसा पर्सन जो कि रजिस्टर्ड है या फिर रजिस्टर्ड नहीं है तो एलिजिबल है, ठीक है। मतलब ये रजिस्टर्ड पर्सन है, मतलब क्या बोलना चाह रहा है ये कि अगर कोई पर्सन ऑलरेडी नॉर्मल स्कीम के अंडर में रजिस्टर्ड है, अब वो चाहता है कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर में आए, तो क्या वो ये कर सकता है, हाँ कर सकता है। अगर कोई पर्सन रजिस्टर्ड नहीं है और वो फर्स्ट बार रजिस्ट्रेशन ले रहा है और वो चाहता है कि वो डायरेक्ट क्या करे, वो डायरेक्ट ही किसमें आ जाए, कॉम्पोजिशन स्कीम में, क्या ये पॉसिबल है, हाँ। अगर ये वाला केस होता है तो मैं इसको बोलता हूँ रजिस्टर्ड पर्सन, और ये वाला केस होता है तो मैं इसको बोलता हूँ एलिजिबल पर्सन, ठीक है। तो ये दोनों पर्सन क्या कर सकते हैं, ये लोग ऑप्ट कर सकते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए। कब कर सकते हैं, अगर उनका प्रीवियस ईयर का टर्नओवर, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 1.5 करोड़ के अंडर में है या फिर 75 लाख के अंदर में है तो ही कर सकते हैं। किसके केस में, गुड्स के केस में, किसके केस में, गुड्स के केस में, ठीक है। यहाँ पे समझना 75 लाख समझ लो किस किस के लिए है, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। बाकी जो जिसके लिए 75 लाख है, 75 लाख कुछ कुछ स्टेट्स के लिए, और जिसके लिए 75 लाख है उसके लिए 1.5 करोड़ नहीं है, तो मतलब बाकी सबके लिए कितना होगा, 1.5 करोड़। बट इन कुछ चुनिंदा स्टेट्स के लिए कितना है, 75 लाख है, ठीक है। मैंने इसका कोड बनाया है सुमन टी, सुमन टी, सुमन टी, देखो सुमन टी, सुमन टी, ठीक है। बहुत ही वाहियात होगा बट याद करने के लिए इजी है। एस सिक्किम, सिक्किम के लिए कौन सा, सिक्किम के लिए कौन सा टर्नओवर, कितना का टर्नओवर चेक करेंगे हम लोग, 75 लाख का। यू उत्तराखंड, एम मणिपुर, एम एक और मिजोरम, एम एक और मेघालय,
ए अरुणाचल प्रदेश, एन नागालैंड, टी त्रिपुरा। मतलब सुमन टी के लिए हम लोग 75 लाख का टर्नओवर चेक करेंगे और बाकी रेस्ट ऑफ द स्टेट्स के लिए हम लोग 1.5 करोड़ का चेक करेंगे इन केस ऑफ गुड्स। फिर से बोलना, सुमन टी के लिए हम लोग कितने का टर्नओवर चेक करेंगे? 75 लाख का टर्नओवर चेक करेंगे और 1.5 करोड़ का किसके करेंगे? रेस्ट ऑफ द स्टेट्स के लिए चेक करेंगे। अच्छा एक बात बताना, सपोज एक पर्सन है, उसका दुकान दिल्ली में भी है, उसका दुकान मुंबई में भी है, उसका दुकान जयपुर में भी है, उसका यहाँ पे 20 लाख का टर्नओवर है, इधर 30 लाख का है, इधर 40 लाख का है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग उसको कौन सा थ्रेशोल्ड देंगे टू चेक हिज एलिजिबिलिटी? अब वो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर करना चाहता है अपने आप को, तो उसको कौन सा थ्रेशोल्ड देंगे टू चेक हिज एलिजिबिलिटी? याद रखना, अगर यहाँ पे दिल्ली, मुंबई और जयपुर है, यहाँ पे तो कोई भी स्पेशल कैटेगरीज ऑफ स्टेट नहीं है, तो इसको यहाँ पे तो 1.5 करोड़ के टर्नओवर से चेक करना पड़ेगा और ये इसके अंदर में है तो इसको मिल जाएगा। बट अगर दिल्ली, मुंबई, अगर एक पर्सन जो कि कंपोजिशन स्कीम लेना चाहता है और अगर एक पर्सन का ब्रांच सिक्किम में है, एक ब्रांच उसका जयपुर में है और एक ब्रांच उसका अगर कोलकाता में है और सिक्किम से उसका 20 लाख का टर्नओवर है, यहाँ से 10 का है, यहाँ से 5 का है, तो यहाँ पे हम लोग जब टर्नओवर चेक करेंगे, जो थ्रेशोल्ड लिमिट उसको देंगे चेक करने के लिए अपना कंपोजिशन स्कीम का थ्रेशोल्ड लिमिट, तो वो क्या देंगे? 75 लाख का देंगे। मतलब यहाँ से एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि जब भी हम लोग थ्रेशोल्ड लिमिट लेंगे स्टेट्स का चेक करने के लिए, वो पैन बेसिस पे लेंगे और पैन बेसिस पे भी अगर एक भी स्टेट कोई स्पेशल कैटेगरीज ऑफ स्टेट वाली आ रही है तो हम लोग उसे लोअर थ्रेशोल्ड लिमिट देंगे, यहाँ पे हायर वाला बेनिफिट नहीं देंगे, ठीक है। यहां तक समझ में आया कि एलिजिबल पर्सन या रजिस्टर्ड पर्सन हो, वो चाहे तो ऑप्ट कर सकते हैं कंपोजिशन स्कीम इन द करंट फाइनेंशियल ईयर ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर टर्नओवर। और प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर उनका 1.5 करोड़ और 75 लाख तक ही होना चाहिए। 75 लाख किसके लिए? सुमन टी के लिए। एस सिक्किम, यू उत्तराखंड, एम मणिपुर, एम मिजोरम, एम मेघालय, ए अरुणाचल प्रदेश, एन नागालैंड, टी त्रिपुरा, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी मैंने बता दिया। उसके बाद मैंने ये भी बता दिया कि एक भी स्टेट अगर स्पेशल कैटेगरीज ऑफ स्टेट के अंडर में फॉल करती है तो उसका थ्रेशोल्ड देखा जाएगा, 1.5 करोड़ वाला थ्रेशोल्ड का बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके बाद में नोट्स है कुछ यहाँ पे जो कि हमें यहाँ पे पढ़ना चाहिए। पहला नोट क्या है? आसाम, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर आर नॉट कंसीडर्ड एज स्पेशल कैटेगरीज ऑफ स्टेट। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है। दिखने में आपको ऐसा लग रहा हो कि ये क्यों लिखा गया है, जब यहाँ पे सुमन टी बोल दिया गया तो ये क्यों लिखा गया है? ये इसलिए लिखा गया है, बच्चे जब देखा गया अक्सर जब बच्चे एग्जाम में सॉल्व कर रहे होते हैं या अकेले बैठ के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो बोलते हैं कि भैया आसाम भी तो आगे हम लोग पढ़े थे कहीं ना कहीं जीएसटी में, आसाम, हिमाचल, एचपी एंड जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल कैटेगरीज ऑफ स्टेट है, तो इसको मान लेते हैं वो लोग 75 लाख के लिमिट के अंडर में। तो ऐसा गलती मत करना आप लोग, नहीं तो पूरे के पूरे मार्क्स गवा के आओगे। आसाम, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर को हम लोग स्पेशल कैटेगरीज ऑफ स्टेट नहीं मानते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम टर्नओवर, ठीक है। नोट नंबर 2, the person is allowed to opt for compulsion scheme in the current financial year if turnover of the preceding financial year did not exceed the above limit। यही तो मैं कह रहा हूं कि अगर आप फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर में ऑप्ट करना चाहते हो कंपल्सन स्कीम को, तो इस ईयर को हम लोग बोल देंगे करंट फाइनेंशियल ईयर। तो आपको करंट फाइनेंशियल ईयर में अगर ऑप्ट करना है कंपोजिशन स्कीम को, तो आपको अपना प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर देखना होगा। अब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर आपका कौन सा हुआ? यहाँ पे 22-23 का टर्नओवर देखना होगा। अगर आपका 22-23 का टर्नओवर 1.5 करोड़ और 75 लाख के अंदर है तो आप इस करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर में आप क्या कर सकते हो? ऑप्ट कर सकते हो कंपोजिशन स्कीम को, ठीक है। नोट नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लेना। A registered person can opt for composition scheme under section 10(2)(a) only if he is not eligible to pay tax under section 10(1) and 10(2) and his aggregate turnover in the preceding financial year is up to ₹50 lakh। क्या बोल रहा है? मैंने आपको पहले ही बताया था कि गुड्स के लिए और सर्विसेज के लिए अलग अलग स्कीम दी गई है। कंपोजिशन स्कीम के लिए अगर कोई पर्सन गुड्स के अंडर में डील करता है तो उसको 10(1), एक बार को अच्छे से लिखता हूं मैं ये, ठीक है। अगर कोई पर्सन गुड्स के अंडर में डील करता है तो उसको सेक्शन 10(1) एंड 10(2) के हिसाब से कंपोजिशन स्कीम दी जाती है। बट अगर कोई पर्सन सर्विस में डील करता है तो उसके ऊपर में सेक्शन 10(2)(a) लगता है और उसकी अगर उसमें वो सेटिस्फाई करता है कंडीशंस को 50 लाख वाली जो कि टर्नओवर की है, तो ही उसको कंपोजिशन स्कीम दिया जाता है इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। तो यही लिखा हुआ है, उसमें वापस पढ़ते हैं। A registered person can opt for composition scheme under section 10(2)(a), मतलब सर्विस वाला कोई पर्सन अगर सर्विस में डील करता है उसको अगर कंपोजिशन स्कीम लेनी है फॉर सर्विसेज, ठीक है, तो वो कैसे ले सकता है?
वो ले सकता है, वो कैसे ले सकता है, वो ले सकता है तभी अगर उसका एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज अप टू रुपीज 50 लाख। ठीक है, कब से हम लोग चिल्लाते आ रहे हैं कि एग्रीगेट टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर। क्या है ये एग्रीगेट टर्नओवर, क्या क्या चीज हम लोग ध्यान में रखेंगे जब हम लोग एग्रीगेट टर्नओवर का कैलकुलेशन कर रहे होंगे। हम लोग यहाँ पे सारी की सारी टैक्सेबल सप्लाईज लेंगे। क्या लेंगे हम लोग यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे सारी की सारी टैक्सेबल सप्लाईज लेंगे। यहाँ पे हम लोग इंटर स्टेट सप्लाई भी लेंगे, यहाँ पे हम लोग इंटर स्टेट सप्लाई भी लेंगे, यहाँ पे हम लोग अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं गुड्स या सर्विसेज वो भी लेंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सप्लाई ऑन ओन अकाउंट एंड ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल भी लेंगे। ये पॉइंट मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा दूंगा, रुको। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, हम लोग यहाँ पे टी फॉर सारी की सारी टैक्सेबल सप्लाईज, आई फॉर इंटर स्टेट सप्लाईज लेंगे, और ई फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस लेंगे। मतलब हम लोग एक चीज कंक्लूजन ड्रॉ करना और कंफ्यूज मत होना, जब कंपोजिशन स्कीम का टर्नओवर कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग इंटर स्टेट सप्लाई और एक्सपोर्ट को भी लेते हैं। ठीक है, बट अगर हम लोग बात करते हैं कि कंपोजिशन स्कीम में एक बार आप रजिस्टर्ड हो जाते हो तो आप क्या नहीं कर सकते, इंटर स्टेट सप्लाई और एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, ये अलग बात है। और टर्नओवर कैलकुलेशन करते वक्त ये लेना अलग बात है, दो अलग अलग बात है। ठीक है, उसके बाद में ये पॉइंट को याद है, समझाना है आपको, बट एक बार इसके आगे एक्सक्लूड में क्या करते हैं, कोई भी टैक्स जो कि जीएसटी के नाम का है वो हम लोग नहीं लेते, जीएसटी इंक्लूडिंग कंपनसेशन सेस हम लोग नहीं लेते हैं। दूसरा क्या नहीं लगते हम लोग, इनवर्ट सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेड अंडर आरसीएम। सपोज कोई हमने सामान परचेज किया और उस सामान पे परचेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, सप्लायर की होती है जो हमें बेच रहा होता है ना। बट अगर वो आरसीएम के अंडर में केस फॉल करता है तो वहां पे उस सप्लायर की नहीं, वो वहां पे रिसिपेंट, मतलब हमारी टैक्स, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सरकार को टैक्स पे करने की अंडर आरसीएम, तो इसको हम लोग यहाँ पे एक्सक्लूड करते हैं। तीसरा चीज जो एक्सक्लूड करते हैं वो क्या है, इंटरेस्ट अर्न ऑन लोन डिपॉजिट लोन एंड एडवांसेस। किसको एक्सक्लूड करते हैं, इंटरेस्ट जो कि हम लोग अर्न करते हैं ऑन डिपॉजिट लोन एंड एडवांसेस। ठीक है, एक चीज यहाँ पे याद रखना, सप्लाई ऑन ओन अकाउंट एंड ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। क्या मैं बोल रहा हूँ समझो, ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है, और ये इनके एजेंट है। ये कौन है, एजेंट है ये। ठीक है, ये प्रिंसिपल है, ये भी प्रिंसिपल है। इसने अपना एक सामान है जो कि सामान इसका सपोज एक्स, कोई गुड्स है जिसका नाम है एक्स, एक गुड्स है जिसका नाम है एक्स, ये इसको दिया 100 लाख का बेचने के लिए। ठीक है, इसने, इसका भी एक सामान है जो कि है वाई, इसने दिया 50 लाख का बेचने के लिए। ठीक है, और ये एजेंट कौन सा है, शेड्यूल 1 वाला है। ये एजेंट शेड्यूल 1 वाला है, आप लोगों को सबको याद आ रहा होगा अब शेड्यूल 1 वाला एजेंट क्या होता है। मैं ये नहीं बताने वाला कि शेड्यूल 1 वाला एजेंट क्या होता है, आप लोग सप्लाई चैप्टर बहुत अच्छे से करके आए हो तो आप लोगों सबको पता होना चाहिए कि शेड्यूल 1 वाला एजेंट क्या, कौन होता है। तो अगर ये एजेंट शेड्यूल 1 वाला है, मतलब जब प्रिंसिपल इसको सामान बेचता है, थोड़ा सा बता देता हूँ, तो प्रिंसिपल इसको एजेंट को सामान बेचता है तो प्रिंसिपल जो इसको टैक्स इनवॉइस इशू करता है ना, वो इसके खुद के नाम पे करता है, वो इसके खुद के नाम पे करता है। और ये भी जब सामान बेचता है ना तो आगे प्रिंसिपल के नाम पे नहीं बेचता, ये खुद के नाम पे बेचता है, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं शेड्यूल 1 वाला एजेंट। ठीक है, शेड्यूल 1 वाला एजेंट कौन होता है, जो कि सामान परचेज और सेल किसके खुद के नाम पे करता है। अब क्या होगा, अब जब ये सामान आगे बेच रहा है, सपोज दोनों का बेचा, ठीक है, 100 लाख वाला सामान भी बेच दिया इसने और 50 लाख वाला भी बेच दिया, और सपोज ये एक कोई गुड्स बनाता था जेड, जो कि ये कितना 100 लाख का बेच दिया है, तो इसका टोटल टर्नओवर करंट ईयर में क्या मानोगे आप, 100 लाख, 50 लाख और 100 लाख, मतलब 250 लाख मानोगे, या फिर, और ये ऑप्शन ए था, ये ऑप्शन ए, क्या 250 लाख मानोगे, या फिर खाली 100 लाख मानोगे, या फिर खाली 100 और 150 लाख मानोगे, क्या मानोगे आप इसका टर्नओवर, क्या मानोगे इसका टर्नओवर, आप बताओ जल्दी से। इसका टर्नओवर आप क्या मानोगे, 100 लाख, 250 लाख, 100 लाख या 150 लाख, खाली तीनों टर्नओवर, इसका तीनों सेल लोगे जो इसने किया है खुद का भी, और जो प्रिंसिपल की गुड्स बेचे वो भी लोगे, या खाली खुद का सेल लोगे इसका, या खाली प्रिंसिपल वाला लोगे। तो हम लोग जब भी एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे इसका तीनों सेल लेंगे, क्योंकि एजेंट 1 वाला है, अब इसने अगर खुद के नाम पे आगे बेचा तो ये खुद की सेल हो गई, तो इसलिए हम लोग इसका 100 लाख, 150 लाख और 100 लाख वाला तीनों का सेल कंसिडर करेंगे और इस तीनों का अकाउंट फॉर करेंगे। तो यही लिखा हुआ है इसमें, देखो, सप्लाई ऑन ओन अकाउंट एंड ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, मतलब अगर खुद के नाम से कुछ सामान बेचा उसका भी टर्नओवर लेंगे, और अगर प्रिंसिपल के बिहाफ पे भी कुछ बेचा है तो वो भी लेंगे। समझ में आया, यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन है, ठीक है, ये इलस्ट्रेशन थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं, अपने को समझ में आ जाएगा कैसे एग्रीगेट टर्नओवर का कैलकुलेशन होता है। तो हम लोग आते हैं सबसे पहले इलू पे। इलू में क्या बोला जा रहा है, इलू नंबर 1 हमारा, इलू 1
Mr. A is registered under GST in Tamil Nadu and furnishes the following information relating to preceding financial year. Mr. A है जो कि GST में रजिस्टर्ड है तमिलनाडु। क्या ये स्पेशल कैटेगरीज ऑफ स्टेट में आती है? सुमन टी में आती है ये? क्या ये सुमन टी में है? सुमन टी में है? नहीं, नहीं है। तो मतलब इसके ऊपर में क्या करेगा? 7 इस पे क्या हम लोग 75 लाख का टर्नओवर लेंगे? नहीं, यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे? 1.5 करोड़ का। वेरी गुड। तो हम लोग का इसका देखना है कि इसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर क्या 1.5 करोड़ के अंदर में है या नहीं है। ठीक है, आप लोग को मैं नाम पढ़ते जाऊंगा, आप लोग बताते रहिएगा कि ये लेंगे या नहीं लेंगे। ठीक है, पहला बात, इसने क्या किया? इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स किया। क्या इसको ऐड करेंगे हम लोग एग्रीगेट टर्नओवर में? करेंगे, 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 नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, करेंगे। ठीक है, दूसरा क्यों करेंगे? क्योंकि ऑल टैक्सेबल सप्लाईज हम लोग बोले थे, है ना। इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड, क्या ये लेंगे हम लोग? इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स, बताओ करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे, करेंगे। ठीक है, क्या हम इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज लेंगे? हाँ, कोई दो राय नहीं है। इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्टेड सर्विस लेंगे? हाँ, लेंगे। क्या इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन लोन लाइट मतलब लोन एडवांसेस और डिपॉजिट लेंगे? नहीं, ये नहीं लेंगे। हमने पढ़ा था ना यहाँ पे, देखो यहाँ पे हम लोग क्या बोले थे? ऑल टैक्सेबल सप्लाई, ऑल इंटर स्टेट सप्लाई, ऑल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज सप्लाई ऑन अकाउंट एंड ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, ये सब तो लेंगे। प्लस यहाँ पे हम लोग क्या नहीं लेते हैं? इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन डिपॉजिट, लोन एंड एडवांसेस, जिसको मैं लैड बोला था अभी, एलईडी। ठीक है, और यहाँ पे क्या नहीं लेते हम लोग? जीएसटी के टैक्सेस और कंपनसेशन टैक्सेस और कोई भी ऐसा टैक्स जो कि हम लोग खरीदते टाइम आरसीएम के अंडर पे किए थे। तो अब हम लोग का टोटल टर्नओवर कितना आ गया? 120 लाख लिया हमने, 10 लाख लिया, 5 लाख लिया, 10 लाख लिया, तो मतलब 145 लाख लिया। और इसका यहाँ पे हमारा यहाँ पे हम लोग लिमिट क्या था हमारा? 1.5 करोड़ का। तो ये एक्सीड नहीं हो रहा उससे, मतलब ये एलिजिबल है टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। देखो यही लिखा है, since the turnover is not exceeding 150 lakh, hence Mr. A is eligible to opt for the composition scheme in the current financial year। ठीक है, इलू 2 पे आओ जल्दी से। इलू 2 हमारा क्या बोलता है? इलू 2 में बोला गया है कि कॉम्पोजिशन टैक्स रेट है हमारा यहाँ पे 1% का टर्नओवर का, और जीएसटी रेट है 5% का, और राजस्थान का है यहाँ पे, राजस्थान में पर्सन रजिस्टर्ड है, और रजिस्ट्रेशन लिमिट अंडर द नॉर्मल स्कीम इज 40 लाख। ठीक है, रजिस्ट्रेशन लिमिट क्या है? राजस्थान में 40 लाख की है। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं ना कि 10, 20 और 40 लाख का लिमिट होता है। हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा लिमिट कौन से स्टेट को मिलेगा। तो समझो ये सिर्फ और सिर्फ 40 लाख का लिमिट कब मिलता है? अगर कोई पर्सन सिर्फ और सिर्फ सप्लाई करता है, डील करता है इन इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, तो हम लोग उसको कितने का लिमिट देते हैं? हम लोग उसको 40 लाख का लिमिट देते हैं, है ना। तो 40 लाख का अगर उसका लिमिट है तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग देखते हैं कि उसको 40 लाख तक कोई टैक्स पे नहीं करना, और 40 लाख से ज्यादा का अगर टर्नओवर हो गया उसका, तो उस पे उसको क्या करना पड़ता है? टैक्स पे करना पड़ता है, और जीएसटी के अंदर में अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है। तो ये याद रखना, इलू 2 क्या बोल रहा है कि कॉम्पोजिशन टैक्स रेट हमारा 1% है। कॉम्पोजिशन टैक्स रेट हमारा क्या है? 1% है। जीएसटी का टैक्स रेट क्या है? 5% का, और पर्सन कहाँ का है? राजस्थान का। राजस्थान में रजिस्ट्रेशन लिमिट क्या है? नॉर्मल स्कीम के हिसाब से 40 लाख की। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है, समझना। मानो उसने 2014-15 में मिस्टर ए ने क्या किया? बिजनेस स्टार्ट किया, मतलब राजस्थान का रहने वाला है मिस्टर ए, और उसने 2014-15 के अंदर में अपना बिजनेस स्टार्ट किया। अच्छा, इस इलस्ट्रेशन को बहुत ध्यान से देखना, अगर ये इलस्ट्रेशन आपको क्लियर हो जाएगा तो आपको कॉम्पोजिशन स्कीम के कोई भी क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आएगा। आईसीआई के हो या आरटीपी के हो या एमटीपी के हो या आईसीएसआई के हो या फिर आईसीएमआई के हो, किसी भी क्वेश्चंस में आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। बस इस इलस्ट्रेशन को ढंग से देखना। तो मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, कॉम्पोजिशन टैक्स रेट हमें 1% का दिया है, नॉर्मल स्कीम का टैक्स रेट हमें 5% का दिया है, और हमें बोला जा रहा है कि मिस्टर ए ने अभी अभी अपना बिजनेस चालू किया है 2014-15 के अंदर में। तो जब उसने अगर अभी अभी चालू किया है तो उसका 2014-15 का टर्नओवर क्या आपको लगता है कि कुछ होगा? हाँ, होगा अगर उसने कुछ बेचा होगा तो। बट क्या उसके पहले का टर्नओवर उसका कुछ है 2013-14 का? नहीं, वो उस वक्त तो बिजनेस ही नहीं करता, तो उसका टर्नओवर 0 है। तो मतलब ये तो पक्का है कि अगर उसका प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 0 है, तो अगर वो चाहे तो 2014-15 में एलिजिबल बन जाता है टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, है ना। तो देखते हैं कि हमसे क्या पूछा जा रहा है, वेदर एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम इफ इन द ईयर, है ना। यही बताना है कि हर ईयर के बारे में कि हम लोग एलिजिबल है या नहीं है ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है 14-15 के हिसाब लिए कि मिस्टर ए इज एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम इन द ईयर 2015-16 सिंस हिज एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 2014-15 इज 0। ठीक है, दूसरा
अगर 15-16 में टर्नओवर उसका 1.80 करोड़ हो जा रहा है तो क्या वो एलिजिबल होगा टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम? तो समझना, मिस्टर ए जो कि रजिस्टर्ड है 15-16 में, तो वो रजिस्टर्ड है ना, क्योंकि 14-15 में वो 13-14 के बेसिस पे 14-15 में एलिजिबल बन गया था ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम में। तो अब तो वो कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर में रजिस्टर्ड है, तो उसको कहां तक 1.5 सीआर तक उसको क्या करना पड़ेगा, कॉम्पोजिशन स्कीम के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा, है ना। तो मगर यहाँ पे तो उसका टर्नओवर कितना हो जा रहा है, 1.8 करोड़ हो जा रहा है, 1.5 से एक्सीड हो रहा है, मतलब उसको 30 लाख के ऊपर में नॉर्मल स्कीम से टैक्स देना होगा और 1.5 करोड़ के ऊपर उसको टैक्स देना पड़ेगा कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए। बट ये चीज याद रखना, अगर वो 1.5 करोड़ है उसमें भी बाइफर्फिकेशन है, क्योंकि राजस्थान में 40 लाख का लिमिट अप्लाई हो रहा है, तो हमें 40 लाख तक तो कोई टैक्स ही नहीं देना है। क्यों नहीं देना? क्योंकि हम लोग इस इतने टर्नओवर तक तो हम लोग एलिजिबल ही नहीं थे टैक्स देने के लिए। 40 लाख तक हम लोग धंधा कर रहे थे विदाउट जीएसटी की झंझट, तो यहाँ पे तो हमें कोई टैक्स देना ही नहीं है। बट बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है 1.1 करोड़ का, उस पर हमें टैक्स देना होगा। जीएसटी का जो रेट है 1% का, जो सबने बताया था उसके हिसाब से, जो कि 1,10,000 आता है हमारा। तो यही लिखा है, देखो, Mr. A is registered under composition scheme in the current financial year, but his aggregate turnover exceed 1.5 crore in current financial year. Now he will pay tax as under in current financial year on 1.80 crore. पहला 1.5 करोड़ पे, 1.5 करोड़ तक की उसको मिलता है कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर में, तो 1.5 करोड़ में भी 40 लाख का उसको कोई टैक्स नहीं पे करना है। ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन के केस में ये बेनिफिट मिलता है। और बाकी के अमाउंट पे उसको जो जीएसटी का रेट है कॉम्पोजिशन रेट का, उसके हिसाब से करना है। और जो उसका एक्सीडिंग अमाउंट है जो 1.5 करोड़ से हो रहा है, उसके ऊपर उसको नॉर्मल स्कीम के हिसाब से टैक्स देना है। ठीक है, 2016-17 पे आते हैं अब हम लोग। 2016-17 पे हम लोग को क्या बोला जा रहा है, समझना। 2016-17 में बोला जा रहा है उसका टर्नओवर 1.35 करोड़ हो जाता है। 2016-17 में उसका टर्नओवर 1.35 करोड़ हो जाता है। बट देखा जाए तो 15-16 में तो वो इनएलिजिबल हो जाता है टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। तो यहाँ पे तो वो इस साल तो वो कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर में रजिस्टर्ड ही नहीं है। अगर कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर में रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब वो टैक्स कैसे पे करेगा, नॉर्मल स्कीम के हिसाब से पे करेगा। देखो यही लिखा हुआ है। उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं वापस अब 2017-18 के अंदर में। बोल रहे हैं 2017-18 के अंदर में उसका टर्नओवर 80 लाख है। तो देखो, अगर 2017-18 के अंदर में उसका टर्नओवर 80 लाख है, तो हम लोग देखते हैं कि 2016-17 के अंदर में उसका टर्नओवर कितना था। उसका टर्नओवर शायद हमें कितना दिया था, 1.35 करोड़। तो ये भी विद इन द प्रिस्क्राइब लिमिट था, तो मतलब वो एलिजिबल बन जाता है 17-18 के अंदर में टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर टर्नओवर। तो वो क्या करेगा, अब जो ये 80 लाख है उस पे वो क्या करेगा, जीएसटी पे करेगा ऑन द बेसिस ऑफ द कॉम्पोजिशन स्कीम टैक्स रेट। ठीक है, उसके बाद में 2018-19 देखो, उसमें टर्नओवर उसका वापस एक्सीड हो जाता है 1.5 सीआर से, और वो क्रॉस करता है, वो कितना हो जाता है 1.80। तो वो क्या करेगा, 1.80 में से माइनस कर लेगा 1.5 सीआर, मतलब 30 लाख पे वो पे करेगा नॉर्मल स्कीम के हिसाब से, और 150 लाख पे वो पे करेगा कॉम्पोजिशन स्कीम के हिसाब से। ठीक है, ये एग्जांपल समझ में आया सबको। अब हम लोग आते हैं अपने चौथे टॉपिक के ऊपर, जो कि है हु इज नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। कौन कौन ऐसे पर्सन है जो कि कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। इसका एक कोड है, कोड मैंने बनाया है सी माइंस। कोल माइंस होता है ना, कोल माइंस का मैंने OAL हटा दिया और सिर्फ सी रखा है, तो सी माइंस। क्या कौन से पर्सन एलिजिबल नहीं होते कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट करने के लिए, सी माइंस। सी से क्या होता है, सी से कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और एनआरटीपी। कोई भी पर्सन जो कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है या एनआरटीपी है वो ऑप्ट नहीं कर सकता। एम से कौन हुआ, मैन्युफैक्चरर ऑफ द नोटिफाइड गुड्स। एम से कौन हुआ, मैन्युफैक्चरर ऑफ द नोटिफाइड गुड्स। अब ये नोटिफाइड गुड्स क्या होता है वो नीचे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, आई से क्या हुआ, अगर कोई भी पर्सन इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है और गुड्स और सर्विस, वो एलिजिबल नहीं होता टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। एन से क्या हुआ, नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, अगर आप जीएसटी के अंदर जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है वो कर रहे हो तो नहीं आप एलिजिबल होगे टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। नॉन टैक्सेबल सप्लाई दो होते हैं, एक 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट वाले, ठीक है, और दूसरा क्या होता है हमारा एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, दो तरह के नॉन टैक्सेबल सप्लाईज। अगर आप ये दोनों कर रहे हो तो आपको कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं दिया जाएगा। ई फॉर कोई भी पर्सन अगर इंगेज है इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज, मतलब कोई भी पर्सन अगर सर्विस दे रहा है तो क्या उसको कॉम्पोजिशन स्कीम मिलेगा ही नहीं। सर आपने तो ऊपर पढ़ाया कि 10(2) अलग सेक्शन आया था सर्विस वालों के लिए। हाँ बच्चों,
सर्विस वालों के लिए अगर कोई प्योरली सर्विस में डील कर रहा है तो 10 आया, बट ऐसा हो सकता है ना कि अगर मेरी मोबाइल फोन की दुकान है, ठीक है, और मोबाइल फोन अगर मैं बेच रहा हूँ किसी को और उसका खराब हो गया तो वो मेरे पास रिपेयर के लिए आ रहा है, तो क्या मैं ये रिपेयर उसको सर्विस नहीं दूंगा? मैं ये बोल दूंगा नहीं नहीं मैं तुमको अगर ये रिपेयर दे दिया तो मेरा तो कॉम्पनसेशन स्कीम छिन जाएगा। तो सरकार को ये दिक्कत महसूस हुई और इस दिक्कत के महसूस होने के बाद में सरकार ने क्या किया, कुछ एक लिमिट प्रिस्क्राइब कर दी कि अगर आप चाहो तो 10% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट और ₹5 लाख इतना का सर्विस अपना दे सकते हो विद गुड्स, ठीक है। 10(1) एंड 10(2) वालों को बोला, ठीक है, तो ये उसके लिए बात कर रहा है। उसके बाद में एस से क्या आया, कोई भी पर्सन अगर सप्लाई कर रहा है अपना गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, जो कि और वो ई कॉमर्स ऑपरेटर को टीसीएस कलेक्ट करना पड़ता है अंडर सेक्शन 52, तो वो पर्सन भी क्या करेगा, वो पर्सन भी ऑप्ट नहीं करेगा क्या, कॉम्पोजिशन स्कीम को, ठीक है। यहां तक समझ में आया? एक मिनट, ठीक है। तो कोड क्या हुआ हमारा, हु इज नॉट एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम का कोड क्या हुआ, कोल माइंस, कोल मतलब कोल माइंस, कोल माइंस। सी से क्या हुआ, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और एनआरटीपी। एम से क्या हुआ, मैन्युफैक्चर ऑफ द नोटिफाइड गुड्स। आई से क्या हुआ, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, बट ये इंटर स्टेट परचेज कर सकते हैं। एन से क्या हुआ, हम लोग एन से क्या था मेरा, नॉन टैक्सेबल सप्लाईज, वही पेट्रोलियम प्रोडक्ट वाले और अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन वाले। ई से हमारा क्या होगा, कोई भी पर्सन अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल कर रहा है और वो ई कॉमर्स ऑपरेटर लायबल है टू डिडक्ट टीसीएस, तो वो भी नहीं कर सकता। और एस क्या हुआ, अगर आप सर्विसेज देते हो, ठीक है। तो एक चीज याद रखना, अगर कोई पर्सन अपनी खुद की वेबसाइट बना रहा है तो क्या वो तब भी वो इनएलिजिबल हो जाएगा ऑप्ट करने के लिए कॉम्पोजिशन स्कीम? नहीं, तब वो एलिजिबल रहेगा टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, ठीक है। अच्छा, सर्विसेज वाला पॉइंट जो था उसमें समझना, हाउएवर सप्लाई ऑफ सर्विसेज अलाउड विद सप्लाई ऑफ गुड्स अप टू अ हायर ऑफ द फॉलोइंग। मतलब अगर आप कोई गुड्स बेच रहे हो और गुड्स के साथ आपको कोई सर्विसेज देनी पड़ जा रही है, रिपेयर जैसी या कोई भी अन्य प्रकार की सर्विसेज देनी पड़ जा रही है, तो वो अलाउड किया गया है। जीएसटी डिपार्टमेंट ने आपको कितना किया गया उसका एक लिमिट बता दिया गया है। इन दोनों का हायर, इन दोनों का हायर, इन दोनों का हायर, ये दोनों क्या है लिमिट, 10% ऑफ द टर्नओवर इन स्टेट और यूटी इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। पिछले साल जो आपका टर्नओवर था उसका 10% या फिर 5 लाख, दोनों में से जो हायर है, बस इतना ही अमाउंट तक आप क्या कर सकते हो, सर्विस दे सकते हो। बस इतने ही अमाउंट तक आप क्या कर सकते हो, सर्विस दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद में person not eligible to opt for composition scheme if such person is the manufacturer of the following notified good. However, trader of such notified good can opt for composition scheme. हम लोग पढ़े थे ना सी माइंस में, एम क्या था, मैन्युफैक्चर ऑफ द नोटिफाइड गुड्स, कि अगर आप कुछ एक नोटिफाइड गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हो तो आपको हम लोग कॉम्पोजिशन स्कीम लेने नहीं देंगे। तो ये नोटिफाइड गुड्स क्या होता है हमें ये समझना होगा। तो नोटिफाइड गुड्स अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तभी आपको अलाउड नहीं करेगा कॉम्पोजिशन स्कीम, बट अगर आप एज अ ट्रेडर डील करते हो नोटिफाइड गुड्स में तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम को ले सकते हो। अभी नोटिफाइड गुड्स क्या होता है, पति आया फेब में, पति आया कब, वैलेंटाइंस मंथ मनाने के लिए फेब में, पति कब आ रहा है, फेब में आ रहा है। पति कहाँ है भाई, कहीं बाहर रहता होगा, इसलिए फरवरी में आ रहा है अपनी बीवी के पास में वैलेंटाइंस बनाने के लिए। टी पान मसाला, ए एरेटेड वाटर, टी टोबैको, आई आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस। फेब में एफ फ्लाई एज ब्रिक, ई अर्थन और रूफिंग टाइल्स, बी ब्रिक और फॉसिल मील, बी बिल्डिंग ब्रिक, ठीक है। पति कब आ रहा है, फेब में। पी क्या हुआ, पान मसाला। ए क्या हुआ, एरिएटेड वाटर। टी क्या हुआ, टोबैको। आई क्या हुआ, आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस। एफ क्या हुआ, फ्लाई एज ब्रिक। ई क्या हुआ, अर्थन और रूफिंग टाइल। बी क्या हुआ, ब्रिक ऑफ फॉसिल मील। बी क्या हुआ, वापस ब्रिल्डिंग ब्रिक। मतलब बी से 2 है, ठीक है। पति आया फेब में, पी पान मसाला, ए एरिएटेड वाटर, टी टोबैको, आई आइसक्रीम, F फ्लायर्स ब्रिक, E अर्थन और रूफिंग टाइल, B ब्रिक ऑफ फॉसिल व्हील, B बिल्डिंग ब्रिक, ठीक है। बस खत्म होने वाला है हमारा ये, ठीक है। एक और नोट क्या है, वेयर मोर देन वन रजिस्टर्ड पर्सन आर हैविंग द सेम पैन, the registered person shall not be eligible to opt for composition scheme unless all such registered person opt to pay tax under the composition scheme, that is all registered person having the same PAN must opt for composition scheme। मतलब समझना कि एक पर्सन है, उसका बिजनेस है कहाँ पे, उसका बिजनेस है सपोज गोवा में, एक उसका बिजनेस है गोवा में और एक और बिजनेस वो कहाँ कर रहा है, एक और बिजनेस वो कर रहा है राजस्थान में। यहां से उसका टर्नओवर है 50 लाख का, यहां से उसका टर्नओवर है 60 लाख का। तो वो चाहता है कि मैं इस वाले के लिए कॉम्पोजिशन स्कीम ले लूं और इस वाले में मैं नॉर्मल स्कीम में रहूं। तो क्या ये पॉसिबल है?
नहीं, ऐसा केस पॉसिबल नहीं है। अगर आप जब भी आप कॉम्पोजिशन स्कीम लोगे किसी एक यूनिट के लिए, तो आपको ऑटोमेटिकली यही माना जाएगा कि आपने अपनी जितनी भी ब्रांचेस या जितनी भी आपके बिजनेस के प्लेसेस या प्रीमाइसेस है पूरे इंडिया में रजिस्टर्ड सेम पैन के अंदर में, उन सब के अंदर के लिए उन सब में आप क्या कर रहे हो, अब आप ऑप्ट कर ले रहे हो कॉम्पोजिशन स्कीम। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप गोवा वाली में कॉम्पोजिशन स्कीम से टैक्स पे करो और राजस्थान वाली में नॉर्मल स्कीम से करो, ऐसे तो आप टैक्स प्लानिंग कर जाओगे और सरकार आपको ये अलाउ नहीं कर रही है। ठीक है, एक और इलू है यहाँ पे, तो ये इलू मैं नहीं करवा रहा, ये जो मैंने यहाँ पे ये भी समझाया है ये इसी का ही एक बेसिस पे एक इलू दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे ये समझना, ऑप्शन अवेल बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम लैप्स फ्रॉम द डेट ऑन व्हिच हिज एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट दैट इज 1.5 सीआर और 75 लाख। ये तो समझ में आ ही गया कि मैं अभी जब अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट इलू किए थे मिस्टर ए ने जब नया नया बिजनेस किया था, उसमें क्या बोला गया है कि अगर आपका टर्नओवर एक्सीड करता है 1.5 सीआर से किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर हो जाओगे, तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर हो जाओगे। इतनी देर से मैं पढ़ रहा था कि टैक्स लगेगा, टैक्स रेट लगेगा टर्नओवर पे। ठीक है, तो वो टैक्स रेट क्या होगा ये समझना। अब समझना टैक्स रेट क्या होगा। एक मिनट पानी पी लेता हूं। तो वो टैक्स रेट क्या होगा, पहली बात ये याद रखना, सेक्शन 10(1) एंड 10(2) वाला किसके लिए लगता है, अब तक तो आपको याद हो गया होगा, ये गुड्स के लिए लगता है और इसमें खाली 3 जन ले सकते हैं ये सेक्शन 10(1) वाला। एक मैन्युफैक्चरर है तो वो ले सकता है, दूसरा ट्रेडर ले सकते हैं 10(1) एंड 10(2) और तीसरा रेस्टोरेंट सर्विस वाले ले सकते हैं, 10(1) एंड 10(2) कौन एलिजिबल होता है टू ऑफ, एक मैन्युफैक्चरर, दूसरा ट्रेडर, तीसरा रेस्टोरेंट सर्विस। इससे हम लोग बोल सकते हैं मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर और रेस्टोरेंट ही खाली एलिजिबल होते हैं टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम ऑफ गुड्स अंडर सेक्शन 10(1) एंड 10(2). ठीक है, अब इन पे टैक्स रेट क्या लगेगी, मैन्युफैक्चरर है अगर कोई पर्सन मैन्युफैक्चरर है तो उसको टैक्स रेट लगेगी 1% ऑफ द टर्नओवर, 1% ऑफ द टर्नओवर। मैन्युफैक्चरर को कितनी लगेगी टैक्स रेट, 1% ऑफ द टर्नओवर। अगर कोई पर्सन ट्रेडर है तो उसे 1% ऑफ द टर्नओवर नहीं लगेगी, उसे रेट तो 1% लगेगी मगर 1% ऑफ द टर्नओवर नहीं, 1% ऑफ द टैक्सेबल टर्नओवर। सिर्फ और सिर्फ क्या, टैक्सेबल टर्नओवर पे लगेगा उसको 1% ऑफ द टर्नओवर नहीं, मतलब टोटल टर्नओवर पे 1% नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ जो टैक्सेबल टर्नओवर है उस पे लगाना है 1% इन केस ऑफ ट्रेडर। बहुत इजी वे याद रखना, टी से ट्रेडर, टी से टैक्सेबल टर्नओवर, टी से ट्रेडर, टी से टैक्सेबल टर्नओवर, टी से ट्रेडर, टी से टैक्सेबल टर्नओवर। और रेस्टोरेंट वालों को लगता है 5%। अच्छा, मैंने बताया था कि ये लोग इंटर स्टेट नहीं कर सकते सप्लाई, इंटर नहीं करते तो मतलब क्या होगा कि वो लोग इंटर स्टेट सप्लाई करते, इंटर करते तो उसका जो जीएसटी कॉम्पोनेंट है तो 2 चीज में बाइफरफिकेट करते हैं हम लोग, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। मतलब ये जो 1% है इसमें से आधा परसेंट सीजीएसटी वालों का, आधा परसेंट एसजीएसटी वालों का है ना, तो इसीलिए यहाँ पे ये बाइफरफिकेशन भी दिया है। तो ये याद रखना, मैन्युफैक्चरर के लिए कितना परसेंट है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर के लिए कितना परसेंट है 1%, ट्रेडर के लिए कितना है 1% और रेस्टोरेंट वालों के लिए कितना है 5%। ठीक है, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर और इन लोग के लिए कितना परसेंट है, यहाँ पे 115, यहाँ पे 115। सीरीज स्टॉक, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर और रेस्टोरेंट वालों के लिए यहाँ पे हमें बताया गया है। मैन्युफैक्चरर किस पे देगा, टोटल टर्नओवर पे, ये टैक्सेबल टर्नओवर पे देगा और रेस्टोरेंट वाला वापस टोटल टर्नओवर पे देगा। ठीक है, अगर सर्विस वाला है सेक्शन 10(2)(a) का केस है और उसका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में इज लेस देन इक्वल टू 50 लाख, मतलब अप टू 50 लाख था, तो वो क्या कर सकता था, ऑप्ट कर सकता था कॉम्पोजिशन स्कीम को, है ना। तो वो ऑप्ट करता था, उस पर रेट क्या लगेगा 6% पे। सर्विस वाले को थोड़ा ज्यादा रेट दिया गया है क्योंकि उन लोगों की मार्जिन ज्यादा होती है वहां पे प्रॉफिट की। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक और इंपॉर्टेंट नोट है, इफ द टर्नओवर ऑफ एनी स्टेट और ऑल द स्टेट इज गिवन इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी देन वी नीड टू कैलकुलेट द टर्नओवर बिफोर जीएसटी फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग एग्रीगेट टर्नओवर। अगर टर्नओवर में जीएसटी का अमाउंट इंक्लूड है तो हमें इसे बिफोर जीएसटी वाला अमाउंट करना पड़ता है। कैसे करते हैं, हम लोग पूरे टर्नओवर का टोटल लगा लेते हैं और डिवाइडेड बाय जो जीएसटी रेट है उसको कर देते हैं, इंटू 100 कर देंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा
टोटल टर्नओवर विदाउट जीएसटी। तो यहाँ पे हम लोग जाके कंप्लीट करते हैं अपनी कंपोजिशन स्कीम के चैप्टर के रिवीजन को, और मेरे को लगता है कि आप सबको बहुत ही ज्यादा मजा आया होगा ये वाला चैप्टर लेसन रिवाइज करने में। सेकेंडली, अब जो हम लोग करने वाले हैं इसी चैप्टर का हम लोग सारे के सारे क्वेश्चंस आईसीआई के और आरटीपी एनटीपी के मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को यूट्यूब पे अपलोड करके दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड। और प्लीज इन नोट्स को अगर आप लोग को अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा चैनल, और वहां पे से ये नोट्स आप एक्सेस कर सकते हैं और आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं मेरी टीचिंग के बारे में अगर आपको अच्छी लग रही है तो। थैंक यू वेरी मच, बाय एंड हैव अ नाइस